नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन जारी है। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज आपको बता दें कि हरियाणा डे मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंचे, जहां कार्यक्रमों में सीएम मनोहर लाल ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम लाल डोरा को खत्म करेंगे। हरियाणा के लोगों ने बहुत मेहनत की है, हर क्षेत्र को आगे लेकर चल रहे हैं। साथ ही प्रदेश में विकास की कई योजनाएं लेकर भी आए हैं और विकास के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। तो दिल्ली में जो ट्रेड फेयर आयोजित किया जा रहा है, वहां पर आज आपको बता दें हरियाणा डे मनाया गया है, जहां पर सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। पदक विजेताओं को उन्होंने सम्मानित किया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम लाल डोरा को खत्म करेंगे। हरियाणा के लोगों में बहुत दम है, वह बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर क्षेत्र को आगे लेकर के वह चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए सबके प्रयास की भी जरूरत है, यानी कि सबका साथ सबका विकास। हरियाणा के लोगों ने बहुत मेहनत की है, सीएम की तरफ से ये बातें कही गई हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास सबके प्रयास की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में विकास कार्य जारी हैं, ऐसे में लोगों के सहयोग की भी बेहद जरूरत है। और वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया है। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पृथला के विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, वहीं सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब प्रदेश की 130 करोड़ जनता को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करें। रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि इस विश्वविद्यालय से लोगों को कौशल विकास के जरिए काफी फायदा मिलेगा। पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। यहां से हजारों युवा अपना भविष्य संवार सकेंगे। तो पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विद्यालय में तृतीय स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री वहां पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब प्रदेश की 130 करोड़ जनता को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर हम खड़ा करें। रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद होना भी बेहद जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस विश्वविद्यालय से लोगों को कौशल विकास के जरिए काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। तो पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में तृतीय स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए, जहां पर उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब प्रदेश की 130 करोड़ जनता को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करें। दिल्ली में आयोजित ट्रेड फेयर में हरियाणा डे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल
पहुंचे, जहां कार्यक्रमों में सीएम मनोहर लाल ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम लाल डोरा को खत्म करेंगे। हरियाणा के लोगों ने बहुत मेहनत की है, हर क्षेत्र को आगे लेकर के चल रहे हैं। साथ ही प्रदेश में विकास की कई योजनाएं भी लेकर आए और विकास के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं जहां सीएम मनोहर लाल खुद गोल्फ कार्ट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। एक अलग ही अंदाज सीएम का देखने को मिला है, जहां पर खुद उन्होंने गोल्फ कोर्स पर अपने हाथ अपनाए। गोल्फ कार्ट चलाते हुए वह नजर आ रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी भी वहां पर रखी गई है। साथ ही तमाम लोग कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तहसील में अब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और सीटीएम भी जल्द रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि पहले से वर्षों से बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पोर्टल खोला गया था, जिस पर प्रदेश में लगभग 1200 कॉलोनियां रजिस्टर हुई हैं। उनको नियमानुसार नियमित करने के बाद बची हुई पुरानी कॉलोनियों को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इन सभी को विकास शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन कोर्ट कई बार रास्ते में यानी उनकी कंप्लेंट्स के आधार के ऊपर एक्शन लेने से मना करते हैं और कई चीजों पर स्टे, जैसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में भी कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें कोर्ट स्टे लगाता है। इसी प्रकार जब हम इलीगल कॉलोनीज को मानो यानी उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तब भी कोर्ट बीच में आता है। बाद में भले ही कुछ समय के बाद वो स्टे हटते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन नियम कानून के हिसाब से चलना वो भी हमारे लिए भी आवश्यक है। उसके हिसाब से हम चलते हैं। आगे ये चीजें ना दोहराई जाएं, इसलिए हम काम करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। दिल्ली में पीएचडी सीसीआई ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पीएचडी सीसीआई के पार्लियामेंट्री, इसके साथ ही आपको जानकारी दें, पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन और साधना ग्रुप के एमडी राकेश गुप्ता ने शिरकत की। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से एमएसएमई में स्टील इंडस्ट्री को लेकर के सवाल भी किए गए। राकेश गुप्ता ने राज्य मंत्री से कुछ सवाल पूछे कि क्या सरकार एमएसएमई इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन करने का विचार कर रही है, जिसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, सुनने में सबको बहुत अच्छा लगा। आपने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सबका साथ, सबका विकास, समग्र विकास, इन सब बातों को याद दिलाया। लेकिन वास्तव में अगर हम सच्चाई के धरातल पर देखें तो बहुत सारी कमियां हैं और स्टील इंडस्ट्री वालों की प्रॉब्लम क्या है कि वो रो भी नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है? मेरी एक बहुत अच्छे स्टील कंपनी के एक लीडर से बात हुई। उन्होंने कहा कि देखो, इस समय केवल 3 बड़ी बड़ी कंपनियां, आर्सेलरमित्तल, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, और इन तीनों के द्वारा कंट्रोल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हालांकि वो पीएसयू है और उसको जनता के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन वो स्टील अथॉरिटी भी आज इन तीनों के साथ मिलकर के केवल मुनाफा कमाने का काम कर रही है। जो स्टील इनको कंट्रोल्ड रेट पर, कम रेट पर मिलना चाहिए था, आज वो स्टील बहुत हाई रेट पर हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि हमने मंत्री जी को बुलाए हुए, आप क्वेश्चन करना। वो कह लीजिए हम क्वेश्चन करेंगे तो कल को ये चारों कंपनियां हमें स्टील देना बंद कर देगी, इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये इनकी हालत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप एक्सपोर्ट बैन करने के लिए या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने के लिए कुछ विचार कर सकते हैं क्या, ताकि इस एमएसएमई इंडस्ट्री को बचाया जा सके? हमारी अभी कोशिश रही है कि कम से कम एक्सपोर्ट हो,
वैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं, इंडस्ट्री है, उनकी अपनी स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे सेक्टर से खास तौर से जो गवर्नमेंट के हमारे पीएससी से माइनिंग, तो उसके बारे में हमने फैसला भी किया है। और आपने देखा होगा कि हमने एक्सपोर्ट जो हमारे यहाँ जितना हो रहा है, परंतु उसका आधा हिस्सा भी हम डोमेस्टिक मार्केट की तरफ दे रहे हैं। हमने इंपोर्ट को भी थोड़ा किया है, जैसे लोगों को अनुभव में आया है। तो ये एक स्थिति, जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है, हम जरूर इसके बारे में सरकार के सामने ये विषय आया है, हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई थी पिछले दिनों, मैंने इस विषय को लेकर बातचीत किया, और इसलिए मैंने किया था कि चूंकि एक हमारे डेलीगेशन हमारे पास आया हुआ था, तो इसको लेकर के मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में एक जो दुविधा है, तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए, और निश्चित इस दिशा में हम सोच रहे हैं। देखिए, जो अंतिम निर्णय होगा वो आप सबको ध्यान में आ गए, और ये विषय आवेंगे भी जब भी भविष्य में इस प्रकार का निर्णय होता है, तो परंतु हम सरकार के अंदर इसके बारे में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अपील की है कि अगर मुस्लिम भाई चाहे तो कोविड नियमों के तहत गुरुद्वारों में जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान शेरगिल सिद्धू ने कहा कि यह हमारी पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी अमृतसर के हरमिंदर साहिब में नमाज अदा की जाती रही है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ये अपील की है। हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर के कपालमोचन में चल रहे मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित अगर हम बात करें तो तमाम राज्य यहां पर शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो देश के अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। मुख्य स्नान कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर 19 नवंबर को होगा। फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मलबे के ढेर और कूड़े के लिए लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई कि इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले श्रीराम के मकान की कंस्ट्रक्शन पिछले कई महीनों से चल रही है, जिसके चलते वह मलबे का ढेर पड़ोसी मृतक जयनारायण के घर के साथ लगा रहे थे। मृतक जयनारायण परिजनों ने बताया कि रोजाना श्रीराम का परिवार कूड़ा इकट्ठा कर इसमें आग लगाता था, जिसमें बुजुर्ग जयनारायण की पत्नी की तबीयत भी खराब हो रही थी। रोज की तरह बुधवार को भी इस तरह दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ। मृतक के परिवार के मुताबिक झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। इस मारपीट में बुजुर्ग जयनारायण के साथ भी धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वह नीचे गिरे और बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो फरीदाबाद से मामला सामने आया है जहां पर लड़ाई इतनी बढ़ गई, इस दौरान एक बुजुर्ग की जान चली गई। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के दौरान बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद वह नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उस बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।
कूड़े के ढेर को लेकर के ये विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लड़ाई होने लगी, मारपीट तक बात पहुंची। इसके बाद बुजुर्ग की जान चली गई। पराली जलाने वालों पर प्रशासन सख्त है। पराली में आग लगाने वाले 456 लोगों पर जुर्माना किया गया। जुर्माने के रूप में वसूले 11,70,000 रुपए। जिले में अब तक 1276 स्थानों पर पराली जलाई जा चुकी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा कम है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों से पराली नहीं जलाने की भी अपील की है। वे स्कूली बच्चों को साथ लेकर गांव-गांव जाकर किसानों की पराली नहीं जलाने के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं डीसी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना कर दिया। तो पराली जलाने का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अब काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अब तक इस बार हमारे 1276 हैं जो फायर लोकेशन है, उन पे पराली की जो हमें हरसैक से प्राप्त हुई है। इसके अलावा 2020 में 1761 जो लोकेशन पे हरसैक से हमें जो फायर लोकेशन है वो मिली थी और अभी तक हमने 456 किसानों के चालान करके और उसे 11,70,000 हमने जो जुर्माना है वो वसूल किया है। और इस किसानों को जो पराली ना जलाने के लिए जागरूक करने के लिए हम अब बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हमने जो अवेयरनेस कैंप है लगाए थे और आज हमने डीसी साहब की फ्लैग ऑफ जो हमने 3 वैने हैं जो की हैं, जो ब्लॉक भुन्ना, ब्लॉक नागपुर, ब्लॉक रतिया और ब्लॉक फतेहाबाद में घूम घूम के गांव में किसानों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि वो पराली को आग न लगाएं। अंबाला में केंद्रीय गुरु पर्व कमेटी की ओर से गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूपिंदर सिंह केंद्र ने शिरकत की और उनके साथ सब्जी मंडी एवं हनुमान मार्केट के पदाधिकारियों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। यह कीर्तन यात्रा अंबाला कैंट के गुरुद्वारा बीसी बाजार से शुरू होकर बीसी बाजार गुरुद्वारा में समाप्त हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शिरकत करने वाले लोगों ने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। पानीपत के आसन खुर्द गांव में बुधवार देर शाम 2 पक्षों के बीच झगड़े में चाकू लगने से एक की मौत हो गई। गांव के सरपंच वीर सिंह समेत 4 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। सभी घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक सुनील के शव को सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखवाया गया। 2 घायलों की हालत बताया जा रहा है काफी गंभीर है। फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि सरपंच बनने को लेकर के वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरा पक्ष भी सरपंची का दावेदार बताया जा रहा था, जो नहीं चाहता था कि वीर सिंह दोबारा से सरपंच बने। पानीपत के कुटनी रोड पहलवान चौक पर सरेआम युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक को पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक का नाम अमर गुप्ता उर्फ संजू गुप्ता वासी जगदीश नगर बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ के लिए भी गई है। तो पानीपत से मामला आपको बता रहे हैं। कुटनी रोड पहलवान चौक पर सरेआम युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। हत्या से आपको बता दें कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक को पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक का नाम अमर गुप्ता बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।